स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का थियरीज ऑफ मैनेजमेंट कवर अप करेंगे। प्रीवियस 2 वीडियो लेक्चर्स में हमने फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट कवर अप किया था। अभी ये 3rd वीडियो लेक्चर है हमारा, तो इसमें हम थियरीज ऑफ मैनेजमेंट कवर अप करेंगे। तो कैसे थियरीज डेवलप हुए, जैसे सेट ऑफ रूल्स कैसे, जनरल रूल्स कैसे यहाँ पे एप्लीकेबल हुए, तो वो सब स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे मैनेजमेंट थियरीज ये मैनेजमेंट थियरीज का मतलब क्या था, ये थियरीज बोले तो यहाँ पे ना आफ्टर अ लॉन्ग एक्सपीरियंस, राइट, एक एक्सपीरियंसेस करने के बाद में एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल्स ने एक्सपीरियंस किया है मैनेजमेंट को, और फिर उसको उन्होंने है ना, उसका आउटकम, उसका रिजल्ट है, उसको एज अ थियरी उन्होंने डेवलप किया है। तो उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे डिटेल में। तो मैनेजमेंट थियरीज आर द सेट ऑफ जनरल रूल्स। ये जनरल रूल्स हो गए, जैसे मैथमेटिकल रूल्स कैसे होते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल रूल्स है वो, राइट। साइंस के फॉर्मूलाज वगैरह कैसे है, केमिकल जो रूल्स है वो कैसे है। तो यहाँ पे भी हम वही जनरल रूल्स दैट गाइड द मैनेजर्स, वो क्या करते हैं, मैनेजर्स को गाइड करते हैं। किस चीज के लिए गाइड करते हैं मैनेजर्स, मतलब वो मैनेज करेगा थिंग्स को, राइट। टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए, राइट, मैनेजर्स को गाइड करते हैं। कौन गाइड करता है, मैनेजमेंट थियरीज गाइड करते हैं। जो कि मैनेजमेंट थियरीज मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट थियरीज। तो मैनेजमेंट थियरीज आर सेट ऑफ जनरल रूल्स होते हैं, राइट। सो यहाँ पे थियरीज आर एन एक्सप्लेनेशन। थियरी क्या है, एक एक्सप्लेनेशन है टू असिस्ट एम्प्लॉयज को असिस्ट करने के लिए, टू इफेक्टिवली रिलेट टू द बिजनेस, जो बिजनेस से रिलेटेड होते, इफेक्टिवली रिलेटेड होते हैं गोल्स, बिजनेस के जो गोल्स है। एंड इम्प्लीमेंट इफेक्टिव मीन्स टू अचीव द सेम, मतलब सेम गोल्स को अचीव करने के लिए उसका करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करना, मतलब उसको करेक्ट वे में यूटिलाइजेशन करना, उसको सही तरीके से उसका उपयोग करना, उसको लागू करना, इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट थियरीज है ना हेल्प करती है। मैनेजमेंट थियरीज है ना, वो क्या होती है, थियरीज जो एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से एम्प्लॉयज को जो है ना मैनेजर वो असिस्ट करेगा, गाइड करेगा इफेक्टिवली, ताकि है ना वो बिजनेस रिलेटेड गोल्स को अचीव करने में उनको इफेक्टिव यूटिलाइजेशन में हेल्प कर सके। नाउ वेरियस मैनेजमेंट थिंकर्स हैव इंट्रोड्यूस्ड थियरीज, बहुत सारे मैनेजमेंट थिंकर्स है, राइट, उन्होंने बहुत सारी थियरीज को इंट्रोड्यूस किया है, उन्होंने डेवलप किया है, विच आर बेस्ड ऑन डिफरेंट अप्रोचेस। उनके जो मैनेजमेंट थियरीज है वो डिफरेंट अप्रोचेस पे बेस्ड है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट थिंकर्स सच एज फ्रेडरिक विंस्लो, टेलर एंड एल्टन मेयो, देन हेनरी फेयल एक्सेट्रा, ये 3 एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पे। तो फ्रेडरिक एंड हेनरी ने एंड एल्टन ने अपने ना थियरीज डेवलप किए हैं, थिंकर्स ने हैव इंट्रोड्यूस्ड द थियरीज विच आर बेस्ड ऑन डिफरेंट अप्रोचेस। सो दीज थियरीज आर एप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सारे के सारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी टाइप की, छोटी बड़ी स्मॉल बिग साइज के ऑर्गेनाइजेशन रहने दो, वहां पे ये रूल थियरीज एप्लीकेबल है, हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसका मतलब। सो विथ अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन, मतलब आपको जिस तरीके से चाहिए, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको जैसे चाहिए आप उसमें चेंजेस करके ही उसको यूज कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो थियरीज को, ओके। सो एवरी मैनेजर कैन यूज दिस थियरीज बाय एडिंग सम इनोवेटिव टेक्निक्स। उनकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उनको क्या जो रिक्वायरमेंट है, कौन से टेक्निक्स उनको अप्लाई करनी है, वो इनोवेटिव टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इन थियरीज में, एंड स्ट्रेटेजीज को भी ऐड कर सकते हैं। सो इट मीन्स these old theories are on the basis of, तो इसका मतलब ये जो ओल्ड थियरीज है, जो है ना मैनेजमेंट थिंकर्स ने डेवलप की है, वो मॉडर्न मैनेजमेंट थियरीज के ऊपर बेस्ड है, उसके हिसाब से ही बेस्ड है ये। मतलब अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम, द modifications, the changes can be done by the managers as per their requirement, as per the organization's requirement। वो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से वो थियरीज में चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अप्लाई करने के टाइम पे उसको जब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो उसके हिसाब से वो चेंजेस कर सकते हैं। ना ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्क फोर्स है, वो वर्क फोर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस
वर्क फोर्स एंड सोसाइटी आर फेसिंग सम कॉमन प्रॉब्लम्स। तो है ना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ पे भी कोई जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, वर्क फोर्सेज है, ये स्ट्रैटेजीज प्लान आउट होती है। आपको पता है आर्मी में, नेवी में भी यूज करते हैं हम इन थियरीज को, मैनेजमेंट थियरीज को। ओके, एंड सोसाइटीज आर फेसिंग सम कॉमन प्रॉब्लम्स, कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती है सबकी, राइट, सच एज सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। मतलब है ना, सेंट्रलाइजेशन मतलब ये एक जो है ना हेड लोगों के कंट्रोल में होती है पूरी जो अथॉरिटीज। डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जहाँ पे लिबर्टी ज्यादा हो, फ्रीडम ज्यादा हो। सेंट्रलाइजेशन मतलब ज्यादा से ज्यादा सब है ना मैनेजमेंट के हाथ में होना, पावर्स। ओके, सो यहाँ पे स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है। लो मोटिवेशन मतलब है ना मोटिवेशन नहीं मिल रहा है अगर तो उसको भी कंट्रोल करने में, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी है ना थियरीज ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करते हैं। देन एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं, देन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट, हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। आपको पता है कोई भी कंपनी में एक सिंगल पर्सन तो बंदा तो काम नहीं करेगा, बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे और सब एवरीवन हैव देयर ओन नेचर, राइट, ऑल आर यूनिक बाय नेचर। सबका है ना अपने नेचर के हिसाब से यूनिक है, तो उनका बिहेवियर भी डिफरेंट होता है, राइट, यूनिक होता है। तो उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए है ना ये थियरीज हेल्प करती है कि कैसे रूल्स अप्लाई करने हैं, कैसे इनको इम्प्लीमेंट करना है थियरीज को, हेल्थ प्रॉब्लम्स को, देन वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ को कैसे, वर्किंग प्लेस पे है ना कैसे लाइफ को बैलेंस करने के लिए, देन अकाउंटेबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिंग्स। तो वो ये सब इंप्रूव करने में, ये सारी कॉमन प्रॉब्लम्स को फेस करने में ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है थियरीज। सो थियरीज ऑफ मैनेजमेंट डेफिनेटली प्रोवाइड, ये है ना डेफिनेटली प्रोवाइड करती है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है इन सच इश्यूज टू मैनेजमेंट पीपल। जो मैनेजमेंट होते हैं पीपल, जो हेड डिपार्टमेंट होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट्स होते हैं, उनको हेल्प करती है कि ये सब इश्यूज को कैसे हैंडल करे, कैसे टैकल करे, इनके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करे। तो यहाँ पे थियरीज ऑफ मैनेजमेंट उनको हेल्प करती है, पक्का उनको ये हेल्प करती है। तो मतलब थियरीज ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, भले वो छोटी बड़ी हो, भले वो कोई कंट्री की वर्क फोर्स हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, भले सोसाइटी हो, राइट। तो ये सभी जगह पे एप्लीकेबल है। अभी आगे आते हैं, आगे हमारे पास है ना ये जो वेल नोन एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी दी है हेनरी फेयर्स ने कैसे एडमिनिस्टर करना, कैसे हैंडल करना, एडमिन कैसे हैंडल करेगा। जैसे अभी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हो, राइट, उसमें एडमिन है, तो एडमिन कैसे हैंडल करता है, उसी तरीके से यहाँ पे है ना एडमिनिस्ट्रेटिव, लार्ज लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव थियरीज ऑफ मैनेजमेंट है ना डेवलप किए हेनरी फेयर्स ने। तो उन्होंने सर्टेन रूल्स बनाए हैं, राइट, सेट ऑफ रूल्स ही हैज प्रिपेयर्ड इन हिज थियरीज। तो यहाँ पे हेनरी फेयर, इनका जो बर्थ ईयर है वो 1841 एंड he passed away in the year 1925, डेथ एनिवर्सरी इनकी ईयर, जो डेथ ईयर है वो, राइट। सो वाज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर, ये फ्रेंच माइन में काम करने, माइनिंग इंजीनियर थे। मतलब ये ना जो माइंस होती है, पता है माइंस आपको, कोल वगैरह हम लोग निकालते हैं डिग करके, तो उसमें ये वहां पे वो ये इंजीनियर थे who turned a leading industrialist and a successful manager। तो ये क्या बन गया आगे जाके, ये है ना लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट। मतलब जैसे अभी यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो मुकेश अंबानी है, राइट, वो कैसे एकदम एक लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट है, रतन टाटा है लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो सबको मैंने क्या करते हैं, सबको एक उन्होंने सेट ऑफ रूल दिया है, एग्जाम्पल सेट किया है कि कैसे हम है ना ग्रो कर सकते हैं, हम सक्सेसफुल हो सकते हैं हमारी लाइफ में, राइट। सो अ सक्सेसफुल मैनेजर, सो ही स्टार्टेड हिज करियर, उन्होंने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया, उन्होंने करियर एज अ माइनिंग इंजीनियर, वो है ना माइन पे इंजीनियर का काम करते थे इन अ फ्रेंच माइनिंग कंपनी में, राइट। तो वहां पे एंड रोज टू द पोजीशन ऑफ अ चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, और उससे वहां से वो कहां तक पहुंच गए, उन्होंने क्या अचीव कर लिया, वो वहां के CMD बन गए, मतलब चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए उस कंपनी के, फ्रेंच माइनिंग कंपनी के। ओके, सो आफ्टर कंडक्टिंग मेनी एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए एंड ऑब्जर्वेशंस इन ऑर्गेनाइजेशन, और काफी डीप उन्होंने कीन ऑब्जर्वेशंस किए, मतलब डीप मतलब कीन ऑब्जर्वेशंस किए उन्होंने वर्क पॉलिसी
पॉलिसीज को उन्होंने ऑब्जर्व किया, हाउ एम्प्लॉयज वर्क एंड कौन से उन पे मतलब इम्पैक्ट होते हैं अगर रूल्स उन पे अप्लाई किए जाए, उनको किस तरीके से हैंडल करना है, उनके प्रॉब्लम्स कैसे टैकल करना है। तो इन सबको काफी डीपली उन्होंने स्टडी किया एंड ऑब्जर्व किया और उन पे एक्सपेरिमेंट भी किया। किसने? हेनरी फेयोल ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का कि ये जो रूल्स है ना, ये इन्होंने 14 रूल्स दिए, प्रिंसिपल्स दिए, 14 रूल्स दिए। तो फेयोल प्रपोज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए विच आर एक्सप्लेन इन फेमस बुक। उसकी उनकी जो फेमस बुक है जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, उस बुक में ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मेंशन्ड है, लिखे हुए हैं। ड्यू टू दिस कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल थॉट्स ही इज कॉल्ड एज, इसके लिए इन्होंने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया, राइट, इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया मैनेजरियल थॉट्स को डेवलप करने में, राइट, तो इसी वजह से इनको है ना फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी बोला जाता है। वी कॉल हिम एज अ फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ये आपको फिलअप में आ सकता है, ये ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट? तो हेनरी फेयोल, ओके। एंड इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए। इनकी बुक का नाम जो फेमस बुक में इन्होंने मेंशन किया वो है जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे फेयोल suggested 14 principles of management, उन्होंने 14 principles of management suggest किए that every organization should implement these principles, right, for smooth functioning of the management, for smooth functioning of the organization. So these statements serve as a guideline. तो ये जो statements है वो as a guideline serve करते हैं, help करते हैं for decision making में and management actions में भी ये help करते हैं जो ये rules है वो। तो यहाँ पे अभी आपको देखिए summarize किए हुए 14 principles are summarized as follows, मतलब with the फ्लो चार्ट। तो आपको कभी भी आपका आंसर भी जब आप प्रेजेंट करोगे लॉन्ग आंसर्स, राइट, आंसर इन ब्रीफ, तो पहले आपको एक शॉर्ट नोट छोटा सा देना है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, राइट, उसका मीनिंग लिखना है। फिर बाद में आपको है ना, अगर ये हम 14 प्रिंसिपल्स को, तो इसको किसने डेवलप किया तो उसका नाम लिख देना है कि हेनरी फेयोल, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, हैज सजेस्टेड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और फिर उसके बाद में ये आपको 14 रूल्स, ये जो समराइज्ड प्रिंसिपल्स है उनको 1 बाय 1 आपको लिखना है। मतलब ये पहले की पॉइंट्स लिख लेने, इसको मैं की पॉइंट्स बोलती हूँ कि ये आपको आ गए तो आप अंदर का, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इजीली उसको कवर अप कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अभी ये वर्ड डिवीजन ऑफ वर्क से भी आप समझ में आ जाता है कि हाँ वर्क को डिवाइड किया गया है, राइट। आगे डिटेल में हम इसको स्टडी करेंगे। देन सेकंड रूल इज व्हाट? प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। देन द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, देन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, देन द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, देन सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, देन प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, देन प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, then principle of order, then it comes to principle of equity, then principle of stability of tenure, then principle of initiative and the principle of spirit de corps। ये क्या है आपका? ये टीम वर्क, इसका मतलब है ये है ना जो है प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट दे कॉर्प्स, ये है ना आपका टीम, इसका मतलब टीम वर्क है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क को एलिब्रेट किया हुआ है। अभी उसके बाद में आप पहले पॉइंट्स को एलिब्रेट करोगे तो डिवीजन ऑफ वर्क मतलब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड सच एज टेक्निकल, फाइनेंशियल, कमर्शियल, सिक्योरिटी, ऑपरेशंस, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल। तो आपको डिवाइडिंग जो टेक्निकली डिवाइड किया है, फाइनेंशियली, कमर्शियली, तो मतलब आपको ये सब वर्ड्स लिखने हैं। और उसके बाद में इट इज असाइन टू एम्प्लॉयज, फिर बाद में है ना एम्प्लॉयज को है ना टास्क असाइन करना, मतलब उनको उनकी ड्यूटी बता देना भाई आपको क्या क्या करना है, राइट। तो इट इज असाइंड टू एम्प्लॉयज, बाद में एम्प्लॉयज को असाइन किया जाता है। जो टेक्निकल डिपार्टमेंट में काम करता है उसको वहाँ के एम्प्लॉयज को उनका टास्क दे दिया जाता है, जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में उनको फाइनेंशियल वहाँ पे टास्क दे दिया जाता है। तो अकॉर्डिंगली असाइन किया जाता है एम्प्लॉयज को एज पर देयर क्वालिटीज, उनकी क्वालिटीज के हिसाब से
एंड कैपेबिलिटीज के हिसाब से कौन किस फील्ड में अच्छा है। आप ही सोचो ना, अगर है ना जो है ना फाइनेंशियल मैनेजर है, अगर उसको है ना हम है ना फाइनेंशियल मैनेजर को सेल्स डिपार्टमेंट में डाल देंगे, ठीक है, और है ना सेल्स डिपार्टमेंट वाले को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डाल देंगे और उसमें वो क्वालिटीज नहीं होगी, तो कैसे वो डिपार्टमेंट हैंडल हो पाएगा, राइट। तो एक राइट वे में जिसमें जो क्वालिटी है, जिसकी जो कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंगली उनको टास्क असाइन करना होता है, उनको टास्क देना होता है, काम देना होता है, एंड इट हेल्प्स इन। तो ये जो डिवीजन ऑफ वर्क है, ये प्रिंसिपल किस वे में हेल्प करता है, डिवीजन राइट वे में राइट पर्सन को राइट टाइम पे वर्क अलॉट करने में टास्क अलॉट करने में हेल्प करता है। तो इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। इससे क्या होता है, क्या फायदा होगा इसका, तो इसका फायदा होगा कि है ना इंप्रूव होगी एफिशिएंसी एंड एक्सपर्टाइज ऑफ एम्प्लॉयज की एक्सपर्टाइज भी इंप्रूव होगी। अगर कोई है ना फाइनेंस को अच्छे से हैंडल कर सकता है और उसको वही डिपार्टमेंट दिया गया, तो वहाँ पे उसकी एफिशिएंसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंप्रूव होगी और है ना वो जो एम्प्लॉय है पर्टिकुलर, वो भी एक्सपर्ट होते जाएगा उस फील्ड में, राइट। सो विच अल्टीमेटली टर्न्स इनटू, उसकी वजह से अल्टीमेटली क्या फायदा होगा कंपनी को, कंपनी इनटू एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिविटी लेवल। तो जो कंपनी का प्रोडक्टिविटी लेवल है वो और अच्छा हो जाएगा, उसका जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो जाएगा कंपनी का, राइट। एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस लेवल अल्टीमेटली अचीव हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क हमें कवर अप करना है, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी का मतलब सबको पता है, इज द राइट टू टेक डिसीजन, कि किसको अथॉरिटी, कौन डिसीजन लेगा। जैसे घर में आपके मम्मी डैडी को राइट है आपके करियर को लेके, आपके फ्यूचर को लेके, आपके स्टडी को लेके, वो डिसीजन लेते हैं कि आप किस तरीके से करोगे, कौन से आप क्लासेस जाओगे, कौन से स्कूल कॉलेज में जाओगे, राइट। तो यहाँ पे उस तरीके से कौन से कॉलेज में जाओगे, ये सब डिसीजन आपकी अथॉरिटी किसको है, मम्मी डैडी को। तो सेम में कंपनीज में भी अथॉरिटी होते हैं, हायर अथॉरिटीज के होते हैं, टॉप लेवल के होते हैं। सो इट इज नेसेसरी टू गेट द थिंग्स डन अप्रोप्रिएटली, काम को अच्छे से डन कर लेना, काम को फ्रॉम एवर सबॉर्डिनेट्स। जो सबॉर्डिनेट्स मतलब जो आपसे नीचे के लेवल पे जो काम कर रहा है एम्प्लॉय, राइट, तो उनसे कैसे काम करवा के लेना। एंड देन द अथॉरिटी ऑलवेज कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो टॉप लेवल होता है अथॉरिटी, जिसको है ना राइट मिला है, जिसको वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इफ द मैनेजर इज गिवन द अथॉरिटी टू कंप्लीट, अगर मैनेजमेंट को अथॉरिटी दी है टू कंप्लीट अ टास्क विद इन अ गिवन टाइम, एक सही दिए हुए एक टारगेट दिया, उसको टाइम पीरियड दिया कि इस समय तक ये टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, देन ही शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर कंपनी के CMD ने अगर मैनेजर को टास्क दिया है तो वो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, उसमें वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने सबॉर्डिनेट से, जो उसके अंडर में काम करने वाले लोग हैं, उनसे कैसे वो कवर अप करा के ले, वो कैसे उनसे ना टास्क को अचीव करवा के ले, ठीक है। इफ ही डजंट कंप्लीट द टास्क वर्क इन गिवन टाइम, अगर वो ये काम नहीं कर पाता है गिवन टाइम पीरियड में, तो द मैनेजर शुड हैव प्रॉपर अथॉरिटीज टू टेक मैनेजरियल डिसीजन on his own in respect to the goal। तो then the manager क्या करेगा, मैनेजर खुद से वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उस काम को, उस प्रॉपर अथॉरिटीज टू टेक द मैनेजरियल डिसीजन ऑन हिज ओन इन द रेस्पेक्ट टू गोल। जो काम, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल हो गई कि सेल्स डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है उसको है ना बोला कि आपको सेल्स इंक्रीज करना है, राइट। तो अगर वो सेल्स इंक्रीज नहीं कर पा रहा है, उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं है, या वहाँ पे वो फेल हो रहा है, उसका गोल अचीव नहीं कर पा रहा है, ही फेल्स टू अचीव, तो फिर मैनेजर अपने हाथ में वो अथॉरिटी ले लेगा, राइट। वो किसी और को वो मैनेजरियल डिसीजंस के लिए किसी और को वो अपॉइंट कर देगा वहां पे। तो ये है ना इस तरीके से है ना ये प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये प्रिंसिपल ये दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर्स जो इन्होंने यहाँ पे सजेस्ट किए हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन मतलब अकॉर्डिंग टू फेयल, फेयल का क्या कहना है, ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, राइट। तो इनका क्या कहना है कि डिसिप्लिन इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ओनली इन ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है कि ये तो कॉलेजेस में भी बहुत जरूरी है, राइट। आपका क्लास डिसिप्लिन बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हो कि आपके टीचर एक इफेक्टिव टीचिंग, आपको इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन दे, राइट। टीचर का लेक्चर इफेक्टिव हो तो उसके लिए आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे ये बहुत एसेंशियल है कि डिसिप्लिन होना, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
है एम्प्लॉयज मस्ट ओबे, एम्प्लॉयज को ओबे करना है। अगर आप यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को अपने आप को रख लो एंड रेस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन, जो रूल्स है ना ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, गवर्न करते हैं, राइट, रन करने में आते हैं, उनका रेस्पेक्ट करना और ओबे करना एम्प्लॉयज का काम है। डिसिप्लिन हेल्प्स टू अचीव द गोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो डिसिप्लिन हेल्प करता है गोल्स को अचीव करने में। अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया, बीइंग अ स्टूडेंट आपकी ड्यूटी है कि आप है ना लेक्चर अच्छे से डिलीवर होने दो, मतलब योर प्रोफेसर शुड बी एबल टू डिलीवर द लेक्चर विद द हेल्प ऑफ यू ऑल, राइट। आपके बिना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल। बीइंग अ टीचर आई कैन से विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स इट्स कंप्लीटली इम्पॉसिबल। तो सबको डिसिप्लिन रखना जरूरी है। तो यहाँ पे गुड डिसिप्लिन इज द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। तो ये है ना किसका रिजल्ट होता है, इफेक्टिव लीडरशिप। गुड डिसिप्लिन इज द रिजल्ट, इसके ये किसका रिजल्ट है, अगर कहाँ पे गुड डिसिप्लिन है। मान लो टीचर को अच्छे से टैकल करना आ रहा है, हाँ, फिर भी अभी के जो जनरेशन है, मैं आपको ब्लेम नहीं करूंगी, आप लोग थोड़ा सा कैसे है ना मस्ती में थोड़ा बिलीव करते हो, राइट ना। लेकिन वो है ना जब अगर आपका लेक्चर चल रहा है तो उस टाइम पे आपको कोऑपरेट करना अपने टीचर्स के साथ में। अगर आप कोऑपरेट नहीं करोगे तो फिर वो है ना टीचर तो चलो ठीक है, आपने बोल दिया कि टीचर इज अनइफेक्टिव, टीचर इनइफेक्टिव हो गए, टीचर है एफिशिएंट नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि आप अपना लॉस कर रहे हो, राइट। तो ये इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, एम्प्लॉयज को गुड डिसिप्लिन मेंटेन रखने के लिए में है ना एक इफेक्टिव लीडरशिप भी मैनेजर की होनी जरूरी है, राइट। देयर मस्ट बी अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन, एक है ना प्रॉपर है ना एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। अभी देखिए अगर वर्कर्स मान लो फॉलो नहीं करते हैं, अगर वो इनडिसिप्लिन हो जाते हैं मान लो, तो आप सोचिए अल्टीमेट लॉस किसका है, अल्टीमेट लॉस वर्कर्स का है, क्योंकि प्रोडक्शन जो एफिशिएंसी है वो है ना अचीव नहीं हो पाएगी। वो अचीव नहीं हो पाएगी तो फिर ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जाएगा, लॉस में जाएगा तो वर्कर्स को भी बेनिफिट होने वाला नहीं है, राइट। दे मे लूज देयर जॉब और दे मे हैव टू सेक्रीफाइस देयर इंसेंटिव्स एंड ऑल। तो मतलब सबको तो कोऑपरेट करना बहुत जरूरी है एक दूसरे की ग्रोथ के लिए, राइट। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन रूल एंड बेसिक डिसिप्लिन शुड बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हर एक लेवल जो मैनेजमेंट का हर एक लेवल है वहाँ पे जो बेसिक जितना डिसिप्लिन होना चाहिए वो मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। देन नेक्स्ट कम्स टू द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। तो है ना यूनिटी ऑफ कमांड, यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी कि ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। खाली एक जो उनका सुपीरियर से ही उनको है ना, एक मेन सुपीरियर से उनको है ना ऑर्डर्स मिलने चाहिए। अगर वाया 10 के थ्रू मैसेजेस पहुंचेंगे एम्प्लॉयज के पास में तो फिर वहां पे है ना कंफ्यूजन अराइज हो जाता है, राइट। तो दिस प्रिंसिपल हेल्प्स इन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। इसकी वजह से फिर क्या होगा, ये जो प्रिंसिपल अगर फॉलो होता है, यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, मतलब एक ही पर्सन से, एक ही सुपीरियर से, ओनली वन सुपीरियर शुड डिलीवर द मैसेज टू ऑल सबऑर्डिनेट्स, राइट। तो इससे क्या होगा, मैनेजिंग जहाँ पे क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो छोटे मोटे झगड़े हैं, आर्ग्यूमेंट्स है, उनको कंट्रोल में ला सकते हैं हम, एंड सॉल्विंग डिस्प्यूट्स अमंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। और जो डिस्प्यूट्स है उनको भी हम ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल करने में हेल्प होगी इस वजह से। अगर है ना वाया मैसेजेस जाएगा एम्प्लॉय को तो बोलेगा मुझे तो तब मैसेज मिला, अब मैसेज मिला, आई डिड नो एंड ऑल, फिर वो टाइम पे टास्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन अवॉइडिंग कन्फ्यूजन। तो ये है ना कन्फ्यूजन को भी अवॉइड करने में हेल्प करता है यूनिटी ऑफ कमांड। इफ एनी एम्प्लॉय रिसीव्स कमांड्स फ्रॉम मोर देन वन अथॉरिटी, एक से चार, मोर देन वन, एक से ज्यादा लोगों के थ्रू अगर उसको कोई कमांड मिलती है, मतलब उसको ऑर्डर मिलता है, तो किसकी बात सुने, ऐसा हो जाएगा। मान लो मैनेजर है, फर है, उसके बाद में सुपरवाइजर है, तो सुपरवाइजर ने कुछ और बोला, मैनेजर ने कुछ और बोला, तो कंफ्यूजन अराइज हो जाएगा। तो कोई टास्क करवा के लेना है तो एक ही बंदे को है ना, उसको एक ही सुपीरियर पर्सन को उसे है ना उसे कमांड देनी है, ओके, ऑर्डर देना है। सो ही विल गेट अगर बहुत सारे जन बोलेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे एंड विल नॉट बी एबल टू टेक डिसीजन अबाउट whose order should be followed, किसके ऑर्डर फॉलो करने हैं, राइट। सो दिस इज द रॉन्ग अप्रोच। आप एक से ज्यादा लोगों को कमांड नहीं देना है। एंड फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की मतलब टॉप लेवल, आपने हायरार्की
मतलब सबसे पहले टॉप लेवल पे जितने भी मैनेजर्स होते हैं उनका जो अमाउंट ऑफ वर्कर्स है वो कम होता है। देन मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल शुड बी वेल डिफाइंड। तो है ना, जो ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। एंड ईच एम्प्लॉय शुड नो हिज इमीडिएट सुपीरियर, और हर एक एम्प्लॉय को है ना उसका इमीडिएट मतलब उसे किसी अप्रोच करना है, उसे एग्जैक्टली किससे कांटेक्ट करना है। अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है या कोई उसे कंफ्यूजन है तो उसे किस तक पहुंचना है ताकि उसका टास्क है वो इफेक्टिवली अचीव हो सके, ठीक है। एंड शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम हिम ओनली, और उसी से ही उसको ऑर्डर मिलना चाहिए। 10 लोग अगर गाइडेंस देंगे तो काम बराबर से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको फिगर के थ्रू समझाया गया कि राइट अप्रोच कौन सा है। अगर उसके 3 सबऑर्डिनेट है, राइट, 3 सबऑर्डिनेट, अगर एक ही बंदा है और 3 जन को मैसेज देगा तो करेक्ट मैसेज जाएगा। अगर है ना ये जो 2 बंदे हैं, 2 सुपीरियर्स है, वो है ना 3 जन को अगर मैसेज दे रहे हैं, देखिए 3, आप मान लीजिए 3 पर्सन है, राइट, 3 सबऑर्डिनेट्स है, 3 एम्प्लॉयज है। तो ये कुछ और बोल रहा है इसको और ये कुछ और बोल रहा है। यहाँ पे भी ये हो रहा है, ये पहला जो सुपीरियर है वो कुछ और बोल रहा है और इसको भी कुछ और बोल रहा है। इस तरीके से आप देखो अलग अलग मैसेज चला जाएगा। तो सुपीरियर एक ही होना चाहिए, सबऑर्डिनेट मोर देन 1 चलेंगे, लेकिन सुपीरियर जो उनको गाइडेंस दे रहा है काम करने के लिए वो एक ही बंदा होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यहाँ पे दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट देयर शुड बी 1 हेड, एक ही सुपीरियर, मतलब ये भी हो गया 1 हेड 1 प्लान। 1 हेड 1 प्लान मतलब आपको याद रखना कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में आपको लिखना है 1 हेड 1 प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। एक हेड और एक ही प्लान होना चाहिए उसका। 10 प्लान लेके वो काम करेगा तो वो है ना एक में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, राइट। सो ईच ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव द सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हर एक ग्रुप का, हर एक पर्टिकुलर ग्रुप का। एंड द ग्रुप शुड बी डायरेक्टेड बाय 1 मैनेजर, एक ही मैनेजर उनको डायरेक्ट करना चाहिए यूजिंग सिंगल प्लान को यूज करते हुए उन्हें डायरेक्ट करना चाहिए। अदरवाइज वो एक भी प्लान में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। 10 प्लान उठा के लेके आएंगे एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए तो कोई भी प्लान में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब 1 हेड 1 प्लान। देन द 6th वन इज व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। अभी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे हम बेनिफिट की बात करें, बेनिफिट ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट बी, यहाँ पे फायदे की बात हो रही है कि इनके फेवर में ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेस इंपॉर्टेंस। यहाँ पे एक अकेले बंदे की फायदे का इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। यहाँ पे टीम वर्क है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मतलब टीम वर्क है, अकेले की बात नहीं होनी चाहिए। वहां पे लेस इंपॉर्टेंस होना चाहिए। वहां पे है ना इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को कैसे फायदा होगा उसकी बात होनी चाहिए। एक अकेले बंदे की बात नहीं होनी चाहिए कि, राइट। तो व्हाइल टेकिंग डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन द मैनेजर शुड ऑलवेज कंसीडर द इंटरेस्ट ऑफ द होल ग्रुप, पूरे के पूरे ग्रुप की बात होनी चाहिए, राइट, रेदर देन द इंटरेस्ट ऑफ सिंगल एम्प्लॉय के फायदे के बजाय ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए। सिमिलरली द एम्प्लॉय शुड प्रोटेक्ट, और उसके साथ साथ है ना एम्प्लॉय की भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो प्रोटेक्ट करना चाहिए द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट। पहला उसका एम क्या होना चाहिए, अरे भाई इसका मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन बचेगी, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगी, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा तो आपकी जॉब कंटिन्यू रहेगी। यू आर गोइंग टू रिमेन द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं रहेगी तो फिर आप कहाँ पे काम करोगे? तो मतलब ये हो गए ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पे तो बांस का होना जरूरी है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी है। तो पहला फायदा तो ऑर्गेनाइजेशन को देखना कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट फर्स्ट होना चाहिए, राइट, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे एंड हिज पर्सनल, किसी का भी पर्सनल जो है ना इंटरेस्ट वो नहीं कैलकुलेट होना चाहिए, शुड नॉट बी सबऑर्डिनेटेड, राइट। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इन एवरी गेम, हर एक गेम में टीम वर्क होता है ना, द प्लेयर्स आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट विनिंग, सब है ना विन होने की सोचते हैं। द मैच एज अ टीम वो लोग विन होने की सोचते हैं, रेदर देन देयर इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स, ना कि अपने इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स की बात नहीं सोचते, वो सोचते कि किस तरीके से हमारी टीम जीते, हम मैच जीत पाए, राइट। तो ये एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन है, इसमें सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स की है ना, पावर्स एंड अथॉरिटीज, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किस पे दिया है, पावर्स एंड अथॉरिटीज पे। तो इन सम ऑर्गेनाइजेशन दिस पावर इज
वेस्टेड इन वन हैंड, मतलब ये वेस्टेड मतलब लाइज, इट लाइज इन वन हैंड और फ्यू हैंड्स, या कुछ हाथों में ही होता है, मतलब डिसीजन मेकिंग वगैरह. सो दिस सिचुएशन अकर्स इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन. ज्यादा करके ये कहाँ पे होता है? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में होता है. बट इफ द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, कंपनी बहुत बड़ी है, तो देन देर इज अ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी. तो वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है, बहुत लोगों के हाथों में पावर होता है. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी अ प्रॉपर बैलेंस. तो है ना, एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. दोनों भी जरूरी है. देखो आप 100% है ना कंट्रोल भी नहीं रख सकते हो, सबको आपको है ना लिबर्टी थोड़ी थोड़ी देनी पड़ती है अपने लेवल पे मैनेजर्स को डिसीजन लेने के. सेल्स डिपार्टमेंट वाला अपने हिसाब से अपने सेल्स डिपार्टमेंट को इम्प्रूव करने के लिए वो डिसीजन ले सके, उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए. परचेज डिपार्टमेंट वाले के पास, जो परचेज डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर है उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए. तो सबके पास होनी चाहिए. खाली अगर टॉप लेवल के पास होगी तो वो भी ठीक नहीं है ना. तो डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन दोनों भी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए. So this is to be done according to the size of organizations. किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या है, मतलब बिजनेस किस टाइप का, उसके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है. थोड़ा सा ये लेंदी हो जा रहा है, ये वीडियो भी लेंदी हो जाएगा आपका थियरी, लेकिन फिर भी है ना, ये मैं चाहती हूँ कि ये 14 पॉइंट्स एक ही वीडियो में कवर अप हो जाए. ठीक है ना, ताकि आपको वीडियो को भी ढूंढने में तकलीफ ना हो. नाउ प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन. अभी कौन सा रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी. तो एप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन मतलब फेयर रेम्यूनरेशन, FAIR, फेयर रेम्यूनरेशन होनी चाहिए टू स्टाफ और एम्प्लॉयज इज द प्रिंसिपल टू कीप देम सेटिस्फाइड. अगर हम लोगों को सैलरी से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, फाइनेंशियल एज वेल एज रिटेन देम फॉर अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर कोई है ना अपने सैलरी पैकेज से खुश नहीं है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में भी नहीं सोचेगा, फायदे के बारे में भी नहीं सोचेगा. वो है ना काम जरूर करेगा, लेकिन वो है ना दिल से काम नहीं करेगा. लेकिन है ना देखो, मनी को लेके मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है. ह्यूमन डिजायर्स आर लिमिटेड होते हैं. आपको कितना भी मिलो, आपको कम ही मिलेगा, कम ही दिखेगा. तो आपको एक बात याद रखनी कि आपको अपना है ना आपका वर्क लेवल, आपका एफिशिएंसी भी आपको इंक्रीज करना है. वी कैन नॉट ऑलवेज जस्ट थिंक फॉर द रेम्यूनरेशन. फिर भी ये ऑर्गेनाइजेशन की भी ड्यूटी है कि वो एक राइट अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करे, ताकि है ना उनके जो एम्प्लॉयज है एज पर देयर नॉलेज एक्सपर्टाइजेशन उनको उनके लेवल का सैलरी मिलना चाहिए. राइट, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक है ना ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करे, ऑर्गेनाइजेशन में बने रहे. रिटेन मतलब बने रहे. राइट, लॉन्ग स्पैन मतलब लंबे समय तक स्पैन ऑफ टाइम वो काम करे. सो द फेयर रेम्यूनरेशन इफेक्ट्स, वो इफेक्ट करता है प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी लेवल इन टोटल, इन ऑल एग्रीगेट. वो टोटल प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी लेवल को भी वो इफेक्ट करता है फेयर रेम्यूनरेशन. सो रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स्ड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द स्किल को कंसिडर करते हुए, एक्सपर्टाइज जैसे मैंने आपसे कहा, नॉलेज, टेन्योर, कितना टाइम पीरियड हो गया. अगर वो सीनियर मोस्ट पर्सन है तो उसको सीनियर लेवल के हिसाब से सैलरी तो मिलनी चाहिए. थोड़े टाइम बाद में वो रिटायर होने वाला है. राइट, उसने कितने सालों से है ना कंपनी को सर्व करते आ रहा है बंदा. राइट, तो उसे उसके लॉयल्टी के लिए, उसके वर्क कंट्रीब्यूशन के लिए उसको मिलना चाहिए. कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो अभी समय क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अभी खर्चा क्या है मार्केट में, उस हिसाब से, देन मार्केट ट्रेंड के हिसाब से, एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और उसके साथ साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा होगा तब देंगे ना, प्रॉफिटेबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना उतनी. तो उसके अकॉर्डिंगली फेयर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करना जरूरी है. देन द नेक्स्ट वन इज व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन. अभी स्केलर चेन मीन्स क्या होता है? द हायरार्की. अभी यहाँ पे हम हायरार्की को अच्छे से समझेंगे. मीन्स द हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल. यहाँ पे ना हायरार्की 3 लेवल में होती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. टॉप लेवल में सबसे कम लोग होते हैं, देन मिडिल लेवल में उससे ज्यादा, एंड लोअर लेवल में सबसे ज्यादा. ठीक है, तो फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन ना, यहाँ पे टॉप लेवल से मिडिल लेवल के पास जाएगा जो इंस्ट्रक्शंस भी है ना, मिडिल लेवल से है ना लोअर लेवल के पास इंस्ट्रक्शंस जाते हैं. तो इस तरीके से दिस हेल्प्स टू एंश्योर द ऑर्डरली फ्लो. तो ये है ना क्या करता है? एंश्योर करता है ऑर्डर में फ्लो होने के लिए इन्फॉर्मेशन को एंड कम्युनिकेशन को. राइट, ट्रेडिशनली ऑर्गेनाइजेशंस यूज टू फ्रेम लार्ज स्केलर चेन. पहले तो क्या होता था? लार्ज स्केलर चेन बनाते थे विच इज टाइम कंज्यूमिंग, जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था. फॉर एग्जाम्पल, जनरल मैनेजर इन्फॉर्म्स द डिसीजन टू द रिस्पेक्टिव.
सो एज पर द एग्जाम्पल यहाँ पे कैसे अ जनरल मैनेजर इन्फॉर्म्स द डिसीजन टू रिस्पेक्टिव फंक्शनल मैनेजर। जो मेन उनका जनरल मैनेजर होगा वो जो आगे जो उसके सबऑर्डिनेट मैनेजर है, फंक्शनल मैनेजर है, उसको इन्फॉर्म करेगा डिसीजंस। देन जो फंक्शनल मैनेजर होगा ही विल पास टू द सुपरवाइजर, वो अपने सुपरवाइजर्स को पास ऑन करेगा मैसेज, एंड द सुपरवाइजर विल इन्फॉर्म टू द फोरमैन। फोरमैन मतलब जो एक्चुअल में काम करने वाले हैं, राइट, एम्प्लॉइज हैं जो एक्चुअल प्रोडक्शन वगैरह कंप्लीट करेंगे उनको, एंड सो ऑन अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ अथॉरिटी। उसके हिसाब से लेवल ऑफ अथॉरिटी के हिसाब से यहाँ पे उनको मैसेज जाएगा। सो फॉर अवॉइडिंग, इससे क्या होगा, फॉर अवॉइडिंग इज लॉन्गर चेन एंड टू टेक स्पीडी डिसीजंस, क्रॉस कम्युनिकेशन और डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज फॉलोड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन विच इज नोन एज इसको गैंग प्लैंक भी बोलते हैं हम। ये देखिए ये यहाँ पे जो स्केलर चेन है एंड गैंग प्लैंक हम इसको बोलते हैं कि है ना उनकी गैंग बनी हुई है जनरल मैनेजर से फंक्शनल मैनेजर तक, फंक्शनल मैनेजर टू सुपरवाइजर एंड देन फ्रॉम सुपरवाइजर टू फोरमैन। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। सो फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रॉपर परमिशन ऑफ अथॉरिटी इज नेसेसरी। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए पहले है ना प्रॉपर परमिशन लेनी जरूरी है उन्हें अपने अथॉरिटी से। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि ए है ये मेन है, ये जनरल मैनेजर है, ये बी को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, फिर ए है ना ई को भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है, फिर बी अपने सबऑर्डिनेट सी को इंस्ट्रक्शन दे रहा है एंड सी डी को, और यहाँ पे ए ई को दे रहा है और ई एफ को इंस्ट्रक्ट करेगा एंड एफ जी को इंस्ट्रक्ट करेगा। तो इस तरीके से सो इन द अबाउट डायग्राम द कम्युनिकेशन बिटवीन डी एंड पी, तो कम्युनिकेशन जो है डी एंड जो पी शुड बी फ्लो फ्रॉम थ्रू प्रॉपर हायरार्की। पी नहीं, यहाँ पे आपको जी लिखना है, ये जी होना चाहिए। डी एंड जी को जो है वो शुड फ्लो थ्रू प्रॉपर हायरार्की, ऊपर सही हायरार्की लेवल से आने चाहिए, बट टू अवॉइड डिले और इन इमरजेंसी सिचुएशन। लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन को डिले करने, इमरजेंसी सिचुएशन है अगर और अवॉइड करने के लिए डिले को, दे विल बी डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इट इज टर्म्ड एज गैंग प्लान। तो वहां पे ना डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी हो सकता है या डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी हो सकता है जिसे हम बोलते हैं गैंग प्लैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल, गैंग प्लैंक। अभी नेक्स्ट इसमें आते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में क्या है, दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन a place of everything, a place for everything and everything in its place। मतलब एक ऑर्डर में होना चाहिए। मम्मी बोलती है ना आपको घर में भी कि एवरीथिंग शुड बी प्लेस्ड इन ऑर्डर, सो ऑन टाइम पे आपको सब चीजें मिल जाए। तो प्लेस फॉर एवरीथिंग, हर एक चीज के लिए एक जगह है, एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, तो उससे क्या होगा, हर एक चीज अपने प्लेस पे पहुंच जाएगी। सो दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। सो ह्यूमन रिसोर्सेज आर मटेरियल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मटेरियल शुड बी इन द राइट प्लेस में होंगे, एट द राइट टाइम होंगे, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए। मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको अचीव करनी है तो राइट प्लेस एंड राइट टाइम पे होने चाहिए ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स। सो ह्यूमन रिसोर्सेज शुड बी प्लेस्ड एट द राइट प्लेस एंड ऑन राइट जॉब, और राइट उनको जॉब राइट डिपार्टमेंट में होनी चाहिए हो, ताकि है ना एफिशिएंसी अचीव हो सके। सो द प्रिंसिपल फोकसेस ऑन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो उनको किस पे फोकस करना है कि वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन करे, एलोकेशन करे, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन करे। नाउ द 11th वन इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी मतलब इक्विटी और इक्वालिटी में डिफरेंस है। इक्विटी मतलब जहाँ पे ना आप फेयर एंड फ्रेंडली रहते हो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ। यहाँ पे मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू द सबऑर्डिनेट्स, और वाइल डिवाइडिंग द वर्क, जब वर्क डिवाइड करे तो ऐसा नहीं एक को ज्यादा ओवरलोड कर दिया, पार्शलिटी कर दी, वो चीज नहीं होनी चाहिए, राइट। डेलीगेटिंग द अथॉरिटीज, डिसाइडिंग द मॉनेटरी टर्म्स, सब कुछ हर एक चीज में उनको जब आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, कोई अथॉरिटीज देते हो, आप उनको जब है ना सैलरी रेम्यूनरेशन देते हो, तो हर एक चीज में इक्विटी होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, वहां पे कोई भी है ना फर्क नहीं होना चाहिए, डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बिटवीन द एम्प्लॉयज के बीच में। इट इज ऑल्सो सजेस्टेड दैट द रेम्यूनरेशन शुड नॉट डिपेंड ऑन द डिपार्टमेंट के हिसाब से नहीं होना चाहिए, बट द लेवल
ऑन विच सबॉर्डिनेट्स आर वर्किंग, वो कौन से लेवल पे काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि परचेस डिपार्टमेंट के मैनेजर को ज़्यादा सैलरी दे दी कंपेरेटिव टू सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर, या सेल्स मैनेजर के डिपार्टमेंट को ज़्यादा दे दी कंपेरेटिव टू, तो उस तरीके से नहीं, आपको उनका वो कौन से लेवल पे काम कर रहे हो उसके हिसाब से देना है। सो द एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन द सेम लेवल, तो अगर कोई है ना सबॉर्डिनेट जो कोई सुपरवाइजर है, तो जितने भी सुपरवाइजर है कंपनी के, राइट, मेन सुपरवाइजर, तो उनको सबको एक ही लेवल की सैलरी होनी चाहिए, बट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट शुड बी पेड सेम वेजेस। ओके, सो दिस इक्विटी विल हेल्प इन अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो उससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में झगड़ा फाइट नहीं होगा कि अरे परचेस डिपार्टमेंट वाले सुपरवाइजर को ज्यादा मिल गया, सेल्स वाले को कम मिल गया, तो वहां पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। देन द नेक्स्ट कम्स फोर्थ वन इज प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। तो यहाँ पे एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, जब है ना आप है ना एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते हो, मतलब अपॉइंटमेंट देते हो, राइट, द मैनेजमेंट शुड एंश्योर देम अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और जॉब सिक्योरिटी, कि है ना भाई आप है ना डोंट वरी, आप हमारे कंपनी में काम करोगे तो आपका जॉब सिक्योर्ड है। आपको है ना उनको टाइमिंग बता देना कि आप कितने साल तक के लिए आप अपॉइंट हुए, या तो आपको स्टार्टिंग में बता देना अगर टेम्पररी है तो 1 ईयर के लिए हो, राइट, आफ्टर 1 ईयर आप का वापस रिक्रूटमेंट होगा, री रिक्रूटमेंट विल टेक प्लेस, तो वो पहले से ही आपको क्लियर कर देना है। सो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। तो फिर उससे उसी प्रकार से फिर है ना एम्प्लॉय भी अपना काम करता है, राइट, अमंग द एम्प्लॉयज, वहाँ पे भी है ना एक इंपॉर्टेंट सेंस क्रिएट हो जाता है, राइट। इनसिक्योरिटी, अगर किसी को पता है कि यार ये कभी भी मेरे को निकाल सकते हैं, अब बता दो ना भाई, साल भर का है तो साल भर का, 10 साल का है तो 10 साल का, अगर लाइफ टाइम का परमानेंट किया तो उस तरीके से बता दो। इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज एडवर्सली, या फिर आप बोल दो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आप कंटिन्यू रहने वाले। तो द बंदा जिसको कंपनी का एनवायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट अच्छा लगेगा, वो अपना 100% एफर्ट्स देगा, बिकॉज ही नोज दैट परफॉर्मेंस के हिसाब से है ना टेन्योर इंक्रीज होने वाला है, तो ही विल वर्क अकॉर्डिंगली। वेयर इज जॉब सिक्योरिटीज मिनिमाइजेस द एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो। अगर ना जॉब यहाँ पे जॉब सिक्योर्ड रहनी चाहिए, राइट, अगर वो वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है उनकी, तो फिर वो क्या होगा, वो काम उस तरीके से नहीं कर पाएंगे, राइट। देन द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। नाउ इनिशिएटिव रिफर्स टू वॉलंटियरिंग टू डू वर्क इन एन इनोवेटिव वे। कोई अपने से आकर अगर है ना काम को करना चाहता है, बंदा इनिशिएटिव लेता है, नए तरीके से, नए मॉडिफिकेशंस के साथ, टेक्निक्स के साथ वो आता है, इनिशिएट करता है काम को करने के लिए। द फ्रीडम टू थिंक, काम लोग यहाँ पे क्या है ना सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स को भी फ्रीडम होना चाहिए कि वो अपने आइडियाज शेयर करे, वो एनकरेज करे, मोटिवेट करे एम्प्लॉयज को टू टेक इनिशिएटिव, ताकि ये जो एम्प्लॉयज है वो भी इनिशिएटिव ले वाइल वर्किंग ऑन अ गिवन टास्क, काम करने में उनका भी डिसीजन लेना, उनका क्या मत है एम्प्लॉयज का वो भी पूछना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा बेटर आइडियाज होते हैं एम्प्लॉयज के पास में, क्यों, क्योंकि वो लोग है ना इन रियलिटी काम करते हैं, राइट, और प्रैक्टिकली वो लोग देखते हैं कि किस तरीके से क्या वर्कआउट होगा, राइट। तो दिस इनिशिएटिव शुड बी वेलकम्ड बाय द मैनेजर। तो फिर मैनेजर को वो, अगर वो कोई इनिशिएटिव ले रहा है कोई काम में एम्प्लॉयज, तो फिर मैनेजर को वो वेलकम करना चाहिए ना, उसे इंक्लूड करना चाहिए, इंक्लूडिंग थोरो डिस्कशन ऑन दोज न्यू आइडियाज, वो नए आइडियाज टेक्निक्स को फॉलो करने चाहिए। इट ऑल्सो हेल्प्स टू इन क्रिएटिंग हेल्थी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो उससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज है उन्हें भी काम करने में इंटरेस्ट होगा, वो सोचेंगे हाँ हमारे काम की कद्र है, हमारे काम की कद्र है, बंदा जानता है कि हमने सही तरीके से हम काम कर रहे हैं, तो इसका फायदा कंपनी को हो रहा है, तो अल्टीमेटली फिर उनको भी बेनिफिट होगा और उनके सजेशंस वेलकम हो गए, राइट। जैसे मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि हाँ आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, आपके सजेशंस वेलकम है, लेकिन यहाँ पे कंपनी की बात हो रही है तो कंपनी में यहाँ पे ज्यादा आपको, कोई भी कंपनी में काम करता है तो वहाँ पे जो काम करने वाले एम्प्लॉय है उनके सजेशंस भी उन्हें फॉलो करने चाहिए। नाउ नेक्स्ट द लास्ट पॉइंट इज 14th वन, ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, राइट, आप लोगों के लिए, नो नीड टू वरी, ये तो कॉमन थिंग्स है जो आप बार बार पढ़ोगे तो आपको आ ही जाने वाला है। सो प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट दे कॉर्प्स, मतलब टीम वर्क। तो हेनरी फ्योल हैज एम्फसिस, उन्होंने एम्फसाइज किया है, ही हैज एम्फसिस ऑन टीम वर्क पे उन्होंने स्पिरिट दे कॉर्प्स मींस यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनियन इज स्ट्रेंथ, इसका मतलब यूनियन में ही स्ट्रेंथ है, राइट। आप यूनिटी करके काम करोगे तो वहीं पे ताकत है, राइट। जैसे हम बोलते हैं कि एक फिंगर उतनी ताकतवर नहीं होती जितनी मुट्ठी होती है, राइट। सो रनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन इन अ ग्रुप इज अ ग्रुप एक्टिविटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन को रन करना एक ग्रुप एक्टिविटी, एक अकेला बंदा नहीं चला सकता है। एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर वैल्यूएबल एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन,
ऑर्गेनाइजेशन, और ह्यूमन रिसोर्सेज वैल्यूएबल एसेट हुए राइट ऑर्गेनाइजेशन के. सो इफ ऑल एम्प्लॉयज आर वर्किंग एज अ यूनियन, सब एक होकर काम करेंगे विद अ म्यूचुअल ट्रस्ट राइट, और म्यूचुअल फायदे को सोचते हुए अगर वो काम करते हैं तो द डिफिकल्टीज है कैन बी सॉल्व क्विकली, तो डिफिकल्टीज फटाफट सॉल्व हो जाएगी. देयरफॉर अ लीडर मैनेजर शुड क्रिएट अ स्पिरिट ऑफ टीम वर्क, उसे ना टीम वर्क डेवलप करनी है और उन्हें जगाना है कि आपको टीम वर्क में बिलीव करना है राइट, एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग एम्प्लॉयज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इजीली, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को इजीली अचीव करने के लिए. सो दिस वे वी हैव कवर्ड अ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी यूजफुल है टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. सो दीज आर ऑल्सो सपोर्टिव टू द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को फंक्शन करने में भी सपोर्ट करती है. एंड दीज प्रिंसिपल्स आर वेरी लॉजिकल एंड देयरफॉर आर एप्लीकेबल इन मॉडर्न मैनेजमेंट ईरा. इसके लिए आज के ईरा में भी मॉडर्न मैनेजमेंट ईरा में भी इस समय में भी हमारे मॉडर्न टाइम में कंटेम्प्रेरी टाइम में भी इसको यूज किया जाता है, क्योंकि इसके तो बेनिफिट्स है. जैसे हमने अभी स्टडी किया देखा तो हमको पता है ना, ये तो हमारे जनरल जो अगर कॉलेज में एनुअल फंक्शन है राइट, उसमें भी अगर हम ये रूल्स को फॉलो करते हैं, यहाँ पे सैलरी वगैरह की बात नहीं आती है, फिर भी बाकी चीजों के में हम फॉलो करते तो हमें उसका बेनिफिट मिलता है राइट. सो समहाउ दी अदर हर जगह पे ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूज होते हैं राइट. सो आई होप आपको ये लेक्चर में ये जो 14 प्रिंसिपल्स है वो अच्छे से समझ में आ गया. इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहे जब आप बेल आइकॉन को बटन को प्रेस करोगे तो. और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, सेल्फिश नहीं होना है, सबको बेनिफिट लेने दो ठीक है. गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच.